अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रा खोड़ो और मेरे साथ है वसतुल्लाह खान और आज है कॉल इंस डे और नंबर स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, हम आपको दोहरा भी देते हैं एक दफ़ा 02132330923। 3 लाइनें हैं, 28 और 30 भी आप डायल कर सकते हैं। और हमारे पहले कॉलर हैं कामरान अली नवाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। अपनी अपनी कोशिशें पे हम उठाए गोद में, फिर रहे हैं मर्द बेचारे निराली बात है। और मैंने पूछा एक किसर बरदार से इसका सबब, जश्न खैबर में वो बोला यौम मस्तूरात है। जी। और खवातीन के आलमी दिन के हवाले से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक मशवरा है मेरा जी कि ये जो लिबरल खवातीन का एक ग्रुप है और एक मजहबी खवातीन का ग्रुप है, ये दोनों मुश्तरका अपने जो भी पॉइंट्स हैं वो हुकूमत के सामने क्यों नहीं पेश कर सकते हैं? क्या खलीज है इनके दरमियान और कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो इनको एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं? और दूसरा ये है सवाल के ये कौम जो पूरी एक ट्रक की बत्ती के पीछे लग गई है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, एहसानुल्लाह एहसान का क्या हुआ? मुशर्रफ अभी तक गिरफ्तार होकर पेश क्यों नहीं हुआ अदालतों में? ये दो मेरे छोटे से सवाल हैं। बिल्कुल। दूसरे सवाल की जहाँ तक बात है तो हमें नॉन इश्यूज़ पसंद हैं कामरान भाई। जो असल मसले मसाइल हैं उनसे हम जनरली दूर रहते हैं क्योंकि उन पर बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उनका हल तो हमें मिलता नहीं है। तो इसीलिए फिर हम ऐसी ही जो इश्यूज़ हैं इनको हम हाईलाइट करते हैं और एक वावेला मर जाता है। जहाँ तक इनका पहला सवाल है, पहला सवाल जो इनका ये है, जो मेरे लिए भी खबर ये है कि इनका ख्याल है कि लिबरल ख़वातीन और मजहबी ख़वातीन में कोई इख्तलाफ है, तो ये क्यों शायद जामिया अफ़ज़ा की जिक्र कर रहे हैं और जो म्यूरल्स वाला ये इख्तलाफ का मसला नहीं है, वो एक अलग इशू है। ये इख्तलाफ का नहीं, मसला ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है कि आपका जो भी नज़रिया है, अगर आप पुरअमन तरीक़े से प्रोटेस्ट कर रहे हैं या रैली कर रहे हैं, नॉन प्रोटेस्ट रैली, तो उसकी पूरी आपको इजाज़त है। अब यहाँ मुझे नहीं पता इन्हें क्यों ये तनाज़ा लग रहा है, इसलिए कि तमाम अदालतें क्लियर कर चुकी हैं, हुकूमत को भी कोई एतराज़ नहीं, भाई आपका आलमी दिन है, आप जुलूस निकाल लो। असल मसला जो बनाया जा रहा है वो कुछ मजहबी जमातें बना रही हैं, उसको तनाज़े की शक्ल दे रही हैं, हालांकि वो बिल्कुल तनाज़ा नहीं है। ये भी है। रूसा शाहिद है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैं ये 8 मार्च के हवाले से बात करना चाह रही हूँ, जो स्लोगन जो वुमेन्स डे का है। जी वैसे ये मेरी फर्स्ट कॉल है किसी भी प्रोग्राम में, लेकिन ये टॉपिक ही ऐसा है कि मेरा दिल किया इस पे बात करने का। सर बात ये है कि जो ये भी 8 मार्च के ये स्लोगन्स जो चल रहे हैं या ये कुछ भी है इश्यूज, तो वो तो अलग बात है कि कोई सोचे कि अगर वुमेन्स राइट जो है वो नहीं मिल रही किसी को या और भी कोई प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये स्लोगन जो है वो उस चीज़ से रिलेट बिल्कुल भी नहीं करता। अगर आप सोचें तो यही जो बच्चियां होंगी जो कल अपने पेरेंट्स से यही जवाब देंगी, अगर वो किसी चीज़ से उनको मना करेंगे तो वो यही कहेंगे कि ये जो स्लोगन है जो मुझे लगता है कि एक आम जो माशरे में बसती लड़की है वो कभी ये वर्ड ये सेंटेंस यूज़ भी नहीं कर सकती और इसको इतना प्रमोट किया जा रहा है। हाँ, ये बात है। एक पूरा तबका है जिसकी ये मोहतरमा भी नुमाइंदगी कर रही हैं। समथिंग इज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। बेसिकली हुआ ये था कि ये जो यूनाइटेड नेशन के जो इदारे हैं, इन्होंने 80s में एक जो प्रोग्राम बनाया था आबादी मनसूबाबंदी का, तो उसमें कहा था कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जी, उसमें कितने बच्चे होने चाहिए, ये सिर्फ मर्द का फैसला नहीं होना चाहिए, जो उसकी उसका जो पार्टनर है, बीवी है, जो भी है, उसका भी फैसला होना चाहिए। अब मसला ये कि उसकी सेहत इजाज़त नहीं दे रही और उसके 8-8, 9-9 बच्चे हो रहे हैं और वो मर्द फैसला कर रहा है। तो उसमें ये कहा था कि मेरी बॉडी पे मेरा हक है, ये उस बैकग्राउंड में था। अब अगर इसका उर्दू तर्जुमा जो है, ज़ाहिर है एक अजीब सा लग सकता है जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी में। कुछ लोग जो हैं इसका बिल्कुल ही एक अलग मतलब ले रहे हैं कि जिसका जिनसी और फौज मतलब है। बाकी जो राइट्स वाले हैं जी, वो ऑर्गेनाइजर हैं,
वो ये कह रहे हैं जी मसला ये है कि हमें जो सड़कों पे जिनसी हरासमेंट का सामना है, कोई टच करके भाग गया, ये है भाई, ये मैं उस जिस्म की मालिक हूँ जैसे तू अपने जिस्म का मालिक है। अच्छा, आज का जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला जी, उन्होंने भी जब रिजेक्ट किया इस तरह की दरखास्तों को, साहब ये मार्च रोका जाए और इसमें इस तरह के नारे लग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब बड़ा है जी हाँ, उसके बड़े कैनवस में बॉन्डेड लेबर पर भी अप्लाई कर रहे हैं, हर चीज़ पे कर रहा है, बच्चों पे कर रहा है, बड़ों पे, औरतों पे कर रहा है, मर्दों पे इवन कर रहा है। तो बजाय इसके कि उनकी जो इंटरप्रिटेशन है आप उसे माने जो कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी, मैं हमारी जो इंटरप्रिटेशन है वही ठीक है और वो है फोश। मेरी तो कहने लगे ये बात मेरी समझ में नहीं आई, ये सिर्फ और सिर्फ बकौल अतर मिनल्ला ये सिर्फ कबायली जहनियत की अक्कासी करती है जिसे बदलने की ज़रूरत है। ये जस्टिस साहब के अल्फाज हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से सही बोला उन्होंने। आसिम रज़ा हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे बात करना थी कोरोना वायरस के फैलने की वजह से जो हमारी गवर्नमेंट इकदाम कर रही है, स्पेशली ईरान में जो ज़ायरीन फंसे हुए हैं उस सिलसिले में जी, हुकूमत ने कोई 10 दिन पहले करीबन एकदम से ईरान से ये फ्लाइट्स और बाकी आना एकदम बंद कर दिया था, जो कि मेरी दानिश में बहुत जल्दबाजी का फैसला था। ये एकदम तब किया गया जब ईरान में अभी वायरस फैलना शुरू हुआ था। बाकी हमें ममालिक की जो मिसाल मिलती है, ऐसी सिचुएशन में उन्होंने फौरन अपने सिटीजन्स को एवैक्यूएट किया, इससे पहले कि वायरस ज़्यादा सीरियसली फैल जाए और सिटीजन्स उससे वाकई ही एक्सपोज हो जाए। हमारी हुकूमत कुछ मेरी समझ में तो नहीं आता किन वजूहात की बिना पे इंतज़ार कर रही है कि ईरान में जो वायरस फैलता जा रहा है और शिद्दत पकड़े, और जो हमारे ज़ायरीन जिनमें बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, उनमें से कुछ लगता है कि इंतजार में है कि उनको एक्सपोज किया जाए और उनको वायरस की बीमारी का इफेक्ट हो, बजाय इसके कि जितनी जल्द मुमकिन हो उनको वहां से निकाला जाए ईरान से। अच्छा ठीक है आसिम साहब, और मेरी कुछ चीजें क्लियर करने चाहिए। पता नहीं आपने मिक्स कर दी हैं चीजें। देखिए बात यह है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमारी हुकूमत ने अर्ली सरहदें बंद कर दी और वक्त ने साबित किया कि ये फैसला दुरुस्त था, और उसके बाद फिर तुर्की ने भी अपनी सरहदें बंद की, बाकी आर्मीनिया और अजरबैजान ने भी कर दी एयरलिंक्स पर एक दिन बाद, 2 अच्छा, दिन बाद इसमें आपकी बातों से लग रहा है जैसे कोई सोची समझी साजिश थी कि जी ज़ायरीन है उन्हें रोका जाए ताकि उन्हें खूब वहाँ कोरोना वायरस लग जाए और हम एक्सपोज कर सकेंगे, देखें साहब उन्हें कोरोना वायरस। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। जब जिस दिन सरहदें बंद की हैं उस दिन कोई 200-250 के करीब ज़ायरीन थे, उनको बाकायदा जो है ईरान से रिक्वेस्ट की गई कि इन्हें क्वारंटाइन में रखें और 14 दिन के लिए, और 14 दिन बाद जब वो आएंगे तो हम एहतियातन 14 दिन के लिए रखेंगे, और उसके लिए जो है वहाँ तफ्तान पे फैसिलिटीज़ जो हैं बनाई गई, और उसके बाद फिर हुकूमत सिंध ने और बाकी सूबों ने बनाई हैं। तो हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी जो हुकूमतें हैं बहुत अब तरकीद करते हैं कि साहब नाहले फलाने ज़रूर हैं, लेकिन कम से कम इस मामले में उनकी नाहली साबित नहीं हो रही बल्कि वो अलर्ट है। जी, और एक और बात आसिम साहब, जब आप कह रहे थे ना कि उस वक्त तक वो फैला नहीं था, ऐसा नहीं है। ईरान में उस वक्त बहुत एक सीरियस सिचुएशन बन गई थी जो नज़र नहीं आ रही थी। अब अगर आप देखें रेट ऑफ इन्फेक्शन ईरान में, आप देखें कैजुअलिटीज़ जो हो रही हैं ईरान में, मतलब उनकी अपनी हुकूमत में कितने लोगों को कोरोना वायरस हो गया, वहाँ काबू में नहीं है। मैं तो कहता हूँ इनफैक्ट कि जो हुकूमत ने किया है, और चीन से भी जो इवैक्यूएशन नहीं की और ईरान से भी जो हम कर रहे हैं, जो केयरफुली कर रहे हैं, शुक्र करना चाहिए कि ऐसा किया है, शुक्र करना चाहिए। नहीं तो अगर एक दफ़ा ये चीज़ फैलने लगी पाकिस्तान में तो फिर आपको भी अच्छी तरह से पता है क्या होगा, और फिर लोग कॉल करके कह रहे होंगे कि हुकूमत ने किस तरह का फैसला था कि इनको वापस लाया जाए और इनको क्वारंटाइन में नहीं रखा, इनको क्वारंटाइन में नहीं रखा। तो बिल्कुल एग्री विद वसत कि अब तक जो भी हुकूमत ने काम किए हैं, हुकूमत सिंध ने और वफाक दोनों ने, वो सही किए हैं। जी, अगले कॉलर हमारे अशफाक पुरी साहब डेरा इस्माइल खान से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलामुअलैकुम सर। सर वालेकुम सलाम। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हम तो हैं जमहूरियत के कायल, लेकिन हमारे जो हुक्मरान और पार्लियामेंटेरियन है वो जमहूरियत के कायल नहीं है। मेरा तो ये ख्याल है कि अयूब खान की तरह 1 यूनिट बनाए और अयूब खान की तरह एक प्रेसिडेंट हो जो हमें संभाले, क्योंकि ये जमहूरी जितने भी हमारे हुक्मरान है वो हमें नहीं संभाल सकते। अच्छा, शेख साहब हमारे रेगुलर कॉलर हैं,
तो उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो पिछले 2.5-3 साल से उनका एक अपना एक नज़रिया है और वो नज़रिए पे कायम है, अपने नज़रिए पे बिल्कुल कायम है और जब भी मौका मिलता है वो हमें बताते हैं। बहरहाल आपका एक सोच है, नज़रिया है, हम उसका एहतराम करते हैं। हाँ, मैं इतना ये कहूँगा कि सर जो सदर भी आएगा अनलेस कि वो डिक्टेटर हो, वो भी किसी सियासी रूट से ही और आएगा। मिसाल भी अयूब खान की मिसाल भी आप अयूब खान की दे रहे हैं तो चलो सही है, ठीक है। वैसे अनफॉर्चुनेटली वन यूनिट को इतना कामयाब एक्सपेरिमेंट नहीं थी। वैसे कौन सा तजर्बा कामयाब वो एक अब वो तो जवाब में यही होगा ना कि और कौन सा तजर्बा काम कर रहा है। हाँ, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, डिबेट है जी, और ये डिबेट हमेशा बार बार सामने आती रहती है। अगले कॉलर है हमारे अरशद अहमद सैफ साहब ओमान से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है सर? बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, मुझे कुछ बलूचिस्तान के बारे में बोलना था जी। बलूचिस्तान को हर सूरत में नजरअंदाज कर दिया जाता है। अच्छा, रिक्वेस्ट है कि एक प्रोग्राम बलूचिस्तान के बारे में क्या करें, क्योंकि हम रोना रोते हैं कि कश्मीर में कुछ महीनों से नेट बंद है, लेकिन बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में, जिसमें तुर्बत दूसरा बड़ा शहर है, 3 साल से मोबाइल नेट बंद कर दिया गया है। क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या हमको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है? क्यों हमको वो सहूलतें नहीं दी जाती जो कि पाकिस्तान के दूसरे इलाकों को दी जाती हैं? जी, इस बारे में कोई प्रोग्राम करें, मीडिया में हमको इतना नजरअंदाज नहीं करें कि हम और यानी। हाँ, मीडिया की तो खैर हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते, लेकिन जहाँ तक अपने प्रोग्राम का ताल्लुक़ है, ज़रा हटके का इस तरह की चीज़ें जाती हैं हमारे सामने, हम ज़रूर कवर करने की कोशिश करते हैं। और ये बात आपकी दुरुस्त है कि बलूचिस्तान के कई इलाके हैं, वहाँ इंटरनेट की जो कई अक़साम हैं वो एक मुद्दत से बंद हैं और ऐसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, फाटा में भी कुछ कम पेश है। हाँ, ठीक है, वहाँ से भी कॉल्स आती हैं जी। एक वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है, वक़ार हसन साहब हैं इस्लामाबाद से। जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, बस कोरोना वायरस से रिलेटेड 2 छोटे छोटे सवाल हैं। जी जी। एक तो ये है, परसेप्शन से रिलेटेड है कि जब चाइना में स्टार्ट हुआ तो अगर आप देखें इंटरनेशनल मीडिया, द टाइम्स, हमारा अपना मीडिया भी एक बड़ी ड्रास्टिक पिक्चर पेश की गई और काफ़ी मलाइन किया गया। और जैसे ही ये फैला, ऑल्दो इट इज़ वेरी ट्रेजिक, जैसे वेस्ट में गया है या बाकी जगहों पे, तो उसकी परसेप्शन बड़ी डिफरेंट है। कई जगहों पे तो उसको एज अ बड़ा जोक लिया जा रहा है। तो एक ये चीज़ है देखने की कि इसमें हाउ डू दे लुक एट चाइना, और जब खुद वेस्ट इफेक्ट हुआ है तो कितना चेंज हुआ है। दूसरा छोटा सा सवाल ये कि क्या कोरोना वायरस ने जो इंसानियत एक आई वुड से बेहंगम दौड़ में लगी, उस पर थोड़ी ब्रेक नहीं लगा दी? एनवायरनमेंट पे भी शायद इसके लेटर ऑन अच्छे असरात होंगे और थोड़ा लिमिट नजर आई है इंसान को कि हर चीज़ इतनी स्पीड से नहीं की जा सकती। ये तो है, ये सेकंड पॉइंट है आपका है। बिल्कुल, आई थिंक इन तरह की चीज़ों से थोड़ा सा हमें भी अपनी औकात की समझ आती है। आप देख सकते हैं कि भाई एक बीमारी आती है, वो कितनी तेज़ी से दुनिया में फैल जाती है, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है, ग्लोबल पैनिक क्रिएट हो जाती है। और अगर आप मतलब हिस्टोरिकल एग्जांपल्स लें तो ये कोई इतनी भी ख़तरनाक डिजीज़ नहीं है जितनी आपने माजी में देखी हैं। जहाँ तक चाइना की बात है, जाहिर है कि जी देखें, अब बिल्कुल अब कुछ जाहिर है कि एक वेस्टर्न मीडिया का बिल्कुल एक बायस है चाइना पे, वो जो रिपोर्टिंग करते हैं और अपने आप पे रिपोर्टिंग करते हैं, उसमें एक फ़र्क तो होता है। लेकिन शुरू वहाँ से हुआ और इनिशियल जो स्टेजेस थे उसमें ज़्यादा पैनिक थी कि क्या है, क्या फैल रहा है। आई थिंक कि यूरोप में अगर आप रिपोर्टिंग अभी भी देखें जो इटली में हो रही है, उसमें भी ठीक ठाक पैनिक है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल उसको एक जोक ले रहे हैं। हाँ, जाहिर है कि ये जो अब इस तरह के इशूज़ हो रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में टॉयलेट पेपर ख़त्म हो गया, अब इसको बंदा और क्या कह सकता है। बल्कि चाइना में तो अब स्केल डाउन हो रहा है, चाइना में स्केल दुनिया डाउन में जो है वो फैल रहा है। और आज WHO के जो सरबराह हैं उन्होंने कहा है कि भाई अब मसला ये है कि इसको आप ड्रिल के तौर पे ना लें। ना, ये इट्स सीरियस, दिस इज नॉट अ जोक। हाँ, उन्होंने भी वार्न किया, बिल्कुल वार्न किया। और इनफैक्ट अच्छा, वेस्ट की बात कर रहे हैं वकार साहब, तो ये मैं ट्रंप का सुन रहा था
और फॉक्स न्यूज़ के एक शो पर, फॉक्स न्यूज़ बड़ा देखते हैं ना, तो कॉल इन भी कर लेते हैं कभी कभी, तो बीपर लिया फॉक्स न्यूज़ ने ट्रंप का, तो कहा कि यार कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको अगर कोरोना वायरस है भी तो आप आराम से काम पे जा सकते हैं। और बाकी वो CDC वाले अपने सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि नहीं यार देखो बॉस, खुदा के लिए ऐसा ना करें। तो अब वो अपना ही मजाक बना रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं जी। अताफुर रहमान साहब हैं चतराल से। वालेकुम सलाम। कोरोना वायरस को खतरनाक इसलिए नहीं समझता कि इसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इंसान की जान जाएगी ना जी। और वहाँ जाने के बाद एक ना खत्म होने वाली जिंदगी फिर शुरू हो जाएगी, और फिर वहाँ जवाब देना होगा कि हमने अपने टीवी स्टूडियो में बैठकर किस बात को किस मकसद के लिए किया था, और हमने इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए कौन सी बात की थी। उसदुल्ला खान भाई, हमने ये देखना है ना यार, क्या हमें अपने माजी के शदीद गलतियों से सबक सीखकर एक अच्छे और बाइज्जत पाकिस्तानी कौम बनने की अभी शदीद जरूरत नहीं है क्या इस वक्त हमें यार? और हमारे पड़ोस में हिंदू जैसे बदतरीन कौम, मुसलमान जैसे अजीम कौम को आलू गाजर मूली की तरह काट के रख रहे हैं, और हम इधर सुबाइयत, लसानियत, फिरकवारियत, ये हिंदू मसलकों में हम एक दूसरे को उलझा के रखे हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि लोग आप लोगों की बातों को सुनते हैं यार, हमें अल्लाह की तरफ जाना है, किसी को अच्छी बातों की तरफ लेकर भी आना है ना वसत भाई। आप लोग थोड़ा सा अपने जी बिल्कुल, ये आपकी बातें जाहिर है काबिल गौर हैं, और आप मीडिया पे ये सब होना चाहिए जो आप कर रहे हैं। मुझे सिर्फ आपसे एक बात कहनी है, ये जब आप कहते हैं ना हिंदू काट रहे हैं या मुसलमान कट रहे हैं, थोड़ी सी इस टर्मिनोलॉजी को चेंज करें। जैसे दिल्ली है, वहाँ ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू जो हैं वो मुसलमानों पे पिल पड़े, या सारे मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं के नरगे में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बीजेपी कुछ हिंदू कह लें या बीजेपी के लोग हैं, ये उनका है। ऐसे हिंदुओं के बारे में क्या कहेंगे कि मसलन वो आदमी जो मुसलमान ख़ानदान को बचाते हुए झुलस गया, या वो सिख जिसने अपने गुरुद्वारे जो हैं खोल दिए हैं। हमें ब्लैंकेट नहीं करना चाहिए कौमों को कि जी हिंदू हैं तो ख़राब हैं, मुसलमान हैं तो अच्छे हैं। जी हर आदमी उतना ही अच्छा है जितना ख़राब होता है, सीधी सी बात है। इंसान के हिसाब से देखें। और बाकी है कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जी मीडिया जो है उसको अच्छाई को ज़्यादा उजागर करना चाहिए। हाँ, और इस पर अगर मैं थोड़ा सा आपकी बात को आगे ले जाऊं तो ये बिल्कुल ऐसा है ना कि जैसे अगर कोई दहशतगर्दी का वाकया हो दुनिया, हाँ, तो सारे और उसके पीछे मुसलमान हो, बिलफर्ज ठीक है ना, या कम से कम कहता अपने आप को मुसलमान हो वो, तो क्या हो जाता है पूरे वेस्ट में, और पूरा वेस्ट कहता है कि जी दहशतगर्दी, फिर हम सफाइयां पेश करते हैं कि चंद लोग होते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही है, अगर हमें अपने ऊपर नहीं पसंद हो तो हम और किसी पर क्यों इस तरह की बात करें। जाहिद हुसैन है कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। जरा एक सवाल करना था आपसे। जी हेलो। जी सर, जी सुन रहे हैं। हाँ, ये औरत मार्च के सिलसिले में बात करनी थी कि ये आखिर गवर्नमेंट को इस चीज को रोकना चाहिए। 2% ये खवातीन हैं जो ये इस तरह से निकल रही हैं, और माशाल्लाह से हमने तो जहाँ भी देखा मालूमात की हैं कि 98% जो लोग हैं वो जो है वो तो इस किस्म की बातों से बहुत दूर हैं। फिर ये इस किस्म के जो नारे लगाना कि मेरा जिस्म और ये और वो, इस किस्म की बातें करना, और ये सही तो हमें नहीं लगता है। लिहाजा आप लोग इस तरफ बात करें कि ये जो 98% जो लोग हैं वो तो पॉजिटिव, वो तो सही चाहते हैं, वो तो इस्लामी तौर पे जो औरतों को रहना चाहते हैं, वो माशरे में एक अच्छा मकाम दिलाना चाहते हैं। और दूसरा ये बताइए कि अभी माशाल्लाह ये 7 मार्च को एक और भी खवातीन का मार्च होने जा रहा है या जलसा होने जा रहा है, जो ज्यादा 98% लोगों से ताल्लुक रखती हैं और इस्लामी सोच भी रखती हैं, और हमारा दीन और हमारा मजहब और कुरान वाज़ेह तौर पे अहकामात जारी करता है। औरत को उसके अंदर ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ जी। अच्छा, पता है जाहिद साहब, मसला पता है क्या है? अभी आज ही मैं एक लिस्ट देख रहा था सेक्सुअल असॉल्ट की। ठीक है, अब जाहिर है कि कोई दीन और माँ कानून भी इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन होता फिर भी है। बदकिस्मती की बात यह है। एसिड अटैक्स भी होते हैं,
सेक्सुअल हैरेसमेंट भी होती है। और जिस नारे का आप जिक्र कर रहे हैं बिल्कुल नुमाया, वो कंट्रोवर्शियल भी बहुत हो जाता है। और वही 2-3 जो प्लकार्ड्स हैं वो बार बार आपको सोशल मीडिया पर नज़र आते हैं। आपको ये नहीं नज़र आता कि उनका जो टोटल मंशूर है उसमें अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, अगेंस्ट रेप, अगेंस्ट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं। अच्छा, मैं इसमें अच्छा एक वक्फा ले लें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सर्वे है ये हम तक क्यों नहीं पहुँचा कि ये 2% 2% खवातीन और है 98% और 90%। अच्छा, और मैं वेलकम करता हूँ जो 7 तारीख को खवातीन जुलूस निकाल रही हैं उसे भी, और मैं वेलकम करता हूँ जो 8 को जुलूस निकालेगी उसे भी। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और हमारे अगले कॉलर हैं आफ्ताब अहमद शाह हैं टंडो मोहम्मद खान से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मोहतरम। तीनों आज 2 बैठे हुए हैं, तीनों हज़रात को जो है मेरा सलाम हो। वालेकुम सलाम। वैसे तो आपके जो है ज्यादा मुझे कुछ बात नहीं करनी है, सारे आपके प्रोग्राम बहुत आला होते हैं। ये जो खास कर जो आपने जो प्रोग्राम में परसों किया था, ये जो वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी आई, बहुत आला तरीके से आपने उसको डील किया। बहुत शुक्रिया सर। आप पेश करता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा उसमें, वैसे तो मैं आपसे हुई इंस्पायर, वसीतुल्लाह साहब से, आपसे और वो मुबशर साहब से भी एक दफा मेरा आपको सलाम है। और आप वालेकुम अस्सलाम। इसी तरह जो है आप काम करते रहे, आपको देखकर बड़ी खुशी होती है। बहुत नुमैर आजम हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है सर। मैं आप दोनों साहिबान साहब को सर एक इंसानी अलमिया जो कराची में जन्म ले रहा है उस पे सर मैं आपकी तवज्जो का फरमाइए सर। मैं पाकिस्तान स्टील से रिटायर हुआ हूँ सर, और हम लोगों को ना ग्रेजुएटी मिला ना प्रोविडेंट फंड मिला सर। और सर जिन लोगों ने डाका डाला सर उन लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ, और हम लोगों के घरों में सर 6000 लोग हैं, उनके घरों में सर फाका हो रहा है सर। अल्लाह के वास्ते सर आप लोग एक कुव्वत हैं सर, और आपकी किस इदारे की बात की आपने? पाकिस्तान स्टील जी, कॉलें आती रहती हैं जी। नुमैर साहब, आपकी तरह दर्जनों लोगों की कॉल आई होगी बिल्कुल, और सबका यही मसला है, जेन्युइन मसला है। माना कि पाकिस्तान स्टील ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन जो उसमें इंसान तो काम उसमें वही है ना। और देखें, जो चीज़ आपको बाय लॉ और बाय राइट आपको मिलनी थी वो तो कम से कम मिलनी चाहिए ना जी। मोहम्मद सलीम साहब रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वालेकुम सलाम सर, खैरियत है? ठीक हो सर? बिल्कुल खैरियत सर, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र। सर जी सिर्फ ये बताना था कि हमारी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो रिव्यू पिटीशन की डेट है वो 12 मार्च को फिक्स हुई है। ठीक है। अब सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम की वसात से, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से, कि हमारे केस के दौरान से लेके आज तक 5 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो चुके हैं, और अब ये अल्लाह करे आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहें कि ये अब हमारी आखिरी डेट हो सर। इंशाअल्लाह। मोहम्मद सलीम साहब से आपकी बात काटनी पड़ेगी, हमें एक वक्फा लेना है और वक्फे का उसका सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। सज्जाद अहमद साहब हैं भावल नगर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? बिल्कुल खैरियत सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर ये आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा सर जी। मैं आप दोनों को सर जी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बड़ी मेहरबानी। और ये मेरा ये एक सवाल है सर जी, और आपसे इंतजार कि आप सर ये हमारी बात आगे तक पहुँचाएं जी। ये हमारा इलाका सर, ये बैकवर्ड इलाका है, इंडिया के साथ लगता है, जिला भावल नगर, तहसील मिंचनाबाद। और सर इधर हमारा इलाका तकरीबन काफी रकबा 80 गांव है, वो गैरबाद इलाका हो गया। इंडिया से पहले नहर आती थी और बाद में उन्होंने पानी बंद कर दिया, और फिर जनरल जवाहर लाक ने उन्होंने एक नई नहर दी जो कि पानी ऊपर पंपों के जरिए किसानों को देती थी, यानी हमारा रकबा ऊंचा है। और सर वो अब ना उन्होंने ऊपर पंप लगे हुए हैं, वो
सारा कुछ खा जाते हैं, तेल भी खा जाते हैं, और जो बड़े लोग हैं उनको बस पानी 1-2 गांव को देते हैं, बाकी सारा इलाका गैरबाद है और नीचे पानी भी कड़वा है, और जो जानवर हैं वो भी भूखे मरते हैं, और जो परिंदे हैं वो भी गर्मियों में मर जाते हैं, और जानवरों को भी पानी नहीं मिलता। और लिहाजा मेहरबानी करके सर जी ये बात इमरान खान साहब तक आप पहुंचा सकते हैं, और आपको इधर 80 गांव हैं उनके सारे लोग आपको दुआएं देंगे। ठीक है, आपके तवज्जुह से ये बात अगर कोई कंसर्न आदमी सुन रहा है तो पहुंच गई, और कम से कम इस क्लिप को तो हम आगे भेज सकते हैं। हाँ। जो भी वहाँ के रेलेवेंट लोग हैं। जी, शहाद सिद्दीकी हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल सर, ये आज जो ये कराची के अंदर बिल्डिंगें कल गिरी हैं या पिछले हफ्ते गिरी हैं, मसला ये नहीं है, मसला ये भी कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है। जो बिल्डिंग वायरस आएगा खुदा ना खास्ता ये किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। चीफ जस्टिस साहब से अपील ये है कि उन्होंने आज जैसे कहा कि ये जितने फ्लाईओवर गिरेंगे, अरे कल से रोक दें उसे, कहीं नहीं, जब तक इसकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं आएगी कोई फ्लाईओवर इस्तेमाल नहीं करे। दूसरी ये कि जितनी बिल्डिंग हैं उन सब की 30 दिन से 90 दिन के अंदर रिपोर्टें मंगा लें, जब तक नहीं, क्योंकि जिसमें जनाजे में जो लोग शरीक थे वो भी 5 मंजिला में रह रहे हैं, वो भी आज 7-7 मंजिला में रह रहे हैं। बिल्कुल सही बात। जब तक ये एक्शन नहीं होगा कुछ भी नहीं हो सकेगा सर। 100% सही बात की आपने शाहद साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात की है आपने, बिल्कुल कंप्लीटली एग्री, और ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि ये तो अगेन वही बात हो रही थी ना, कल भी बात हो रही थी कि इस पर बात होती है जब जाहिर है कोई हादसा होता है, लेकिन ये तो कोई मेरा ख्याल है कि कोई 1-2 लाख टाइम बॉम्ब पड़े हुए हैं ना हमारे पास, किसी भी वक्त पड़ सकते हैं। खालिद अब्दुल्ला साहब। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आज आप का प्रोग्राम में देख रहा हूँ और आप दोनों ने एक ही जैसे कपड़े पहने हैं, क्या ये कोइंसिडेंस है या? सर ये आपको सिर्फ स्क्रीन पे ऐसे लग रही है, अगर रियलिटी में देखें तो मतलब आपका क्या है मुझे नहीं पता, मुझे तो पर्पल ही लगता है ये। या पर्पल लग रहा है दोनों को? जी हाँ। नहीं ये तुक्के से हो जाता है सर, ये मतलब उसमें कोई प्लानिंग नहीं है। हमारे पूरे शो में कोई प्लानिंग ही नहीं है, तो हमारे कपड़ों में कैसे प्लानिंग हो सकती है? हम तो आ जाते हैं और जो दिल में होता है हम बस बोल देते हैं, फुटेज चल जाती है साथ साथ। आप फरमाएं। जी मैं बात करना चाहूँगा, ये कोरोना वायरस की वजह से जो स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद किए हुए हैं, इसकी बजाय अगर ये बच्चों के लिए कोई हैंड सैनिटाइजर्स या इस किस्म की कोई अवेयरनेस और ये करके उनकी पढ़ाई ताकि न रुके, क्योंकि बाकी जो पब्लिक गैदरिंग प्लेसेस हैं वहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ एजुकेशन उसमें उनकी पढ़ाई वो हो रही है। दूसरी चीज मैं इंडिकेट करना चाहूँगा, पाकिस्तान की बहुत सी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज क्राइसिस का शिकार हैं, स्पेशली फाइनेंशियल क्राइसिस का, कुछ में एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी हैं। और अब रिसेंटली जो हायरिंग हो रही है वाइस चांसलर्स की, उसमें मोस्ट ऑफ द वाइस चांसलर जो हैं वो डुअल नेशनल हैं। देखिए मतलब वो के पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक डुअल नेशनलिटी रखना कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसी की पोजीशंस पर जहाँ पे डुअल नेशनल एनी टाइम कैन गो बैक एंजॉय इज अदर नेशनलिटी और यहाँ पे अकाउंटेबल वो ना हो, तो ऐसी पोजीशंस के ऊपर इस किस्म के लोगों को रखना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। और मेरे ख्याल में कोई चीफ जस्टिस की कोई जजमेंट भी थी कि की पोजीशंस के ऊपर डुअल नेशनलिटी होल्डर्स को कुछ ना रखा जाए। ब्यूरोक्रेसी की हद तक थी वो, और दूसरा ये कि मेंबर पार्लियामेंट जो है उसकी, हाँ, मेंबर पार्लियामेंट के लिए तो आपको तो यू हैव टू गिव अप। बाकी ये कि कई यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने वो फॉरेन फैकल्टी को दी हैं, विजिटिंग फैकल्टीज़ को बुलाती हैं, और वो कई साल यहाँ रहते हैं, पढ़ाते भी हैं, अब भी पढ़ा रहे हैं। चलो मेरा ख्याल है तालीमी इदारों पे शायद ये एप्लीकेशन नहीं है। भारत आपकी एक राय है सर आंखों पे। वक्त भी ख़त्म हो गया है, इंशाल्लाह मंडे को दोबारा हाजिर होंगे, तब तक खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।